गुड मॉर्निंग। दिस इज सिक्स द लाइट क्लासेज एंड आई एम योर टीचर कैलाश चंद्रा। आज हम 12th क्लास इंडियन हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर में हम चर्चा करेंगे राजधर्म के नवीन सिद्धांत। ये राजधर्म के नवीन सिद्धांत क्या थे? तो इसमें आता है कि दक्षिण के राजा, ये सिद्धांत जो स्थापित हुए दक्षिण के राजा चोल, चेर, पांड्या, और इन्हीं में एक पद नवीन बना था, वो था सरदार, सरदारियों का पद। ये क्या था कि राजा और जनता के बीच विवादों की मध्यस्थता करने के लिए इस पद की उत्पत्ति हुई। यह पद वंशानुगत भी था, कहीं 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 स्थायी भी था, कहीं कहीं अस्थायी भी था। और दूसरा कार्य था इनका कि युद्ध के समय पर ये सेना का संचालन भी करते थे। अब आते हैं कि इन राजाओं का, जो दक्षिण के राजा थे चोल, चेर, पांड्या, इनका विवरण हमें मिलता शिलालेखों में, और संगम साहित्य जो तमिल भाषा में लिखा हुआ है, वो संगम साहित्य में भी इनका उल्लेख मिलता है। ये राजा जनता से टैक्स उगाते थे और इसके अलावा ये लंबी दूरी का व्यापार भी करते थे, जिससे कि जनता में सुख सुविधा बनी रहे। अब इसमें भी आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सातवाहन। सातवाहन राजा आंध्र प्रदेश के थे। इनका जो महान शासक था वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसने अपने साम्राज्य को फैलाया और जनता का ध्यान भी रखा। इसने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए। अब इसी प्रकार इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैविक राजा। ये दैविक राजा क्या थे? देवताओं के समान राजा, अर्थात अपने आप को इन्होंने देवपुत्र घोषित किया। और इनमें जो ये परंपरा रही कुषाण वंश से, और कुषाण वंश में ये जगह है मथुरा में, जो माठ है, वहां पर कुषाण की एक विशालकाय मूर्ति है। उस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है देवस्थान, अर्थात देवताओं का स्थान, पवित्र स्थान। इस मूर्ति का सिर नहीं है, जो आक्रांताओं ने सिर को तोड़ दिया था। अब आता है इसी तरह की परंपरा हमें अफगानिस्तान में मिलती है। बामियान की जो बहुत सारी बुद्ध की मूर्ति है, वहां पर भी पूजा होती होगी। और इस प्रकार इन मूर्तियों के माध्यम से उस समय के राजाओं ने अपने आप को देवताओं के समान घोषित किया था। इसका मीनिंग यह था कि किसी भी जनता को भय के द्वारा लंबे समय तक शासित नहीं किया जा सकता, उन पर शासन नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने आप को देवताओं के समान इन्होंने रखा था। तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है पहले में कि दक्षिण के राजा कौन कौन थे? तो चोल, चेर, पांड्या। और अब आता सरदारियों के। सरदारियों का क्या काम था? तो इनमें आप लिख सकते हैं कि राजा और जनता के बीच विवादों की मध्यस्थता करना, और दूसरा काम था इनका युद्ध के समय पर संचालन करता। और इसी प्रकार दैविक राजा, दैविक राजाओं के बारे में आप लिख सकते हैं कि देवताओं के समान, अर्थात कि जो कुषाण वंश के कई राजा ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को देवपुत्र कहा था। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक समाप्त होता, और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम इसका संस्थापक था, और इसकी विजय पातका को आगे फैलाने वाला इसका पुत्र समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धिराज की उपाधि दी गई। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। इसने कोई भी अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं हारा था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। और इसका पुत्र, जिसके के नवरत्न भी थे दरबार में, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे हम चंद्रगुप्त को वीरता का सूर भी कहते हैं। अब इनमें आते हैं कि इनका स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, इसको गोल्डन एज क्यों कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को? तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसमें साहित्य की बहुत बड़ी वृद्धि हुई, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, जिसमें कालिदास भी थे, भैरव भी थे। तो साहित्य बहुत लिखा गया। इसमें विज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत जैसे महान नाटक लिखे गए। और इसके जो साथ है कि इसकी इतिहास की जो जानकारी हमें मिलती है, एक साहित्य से मिलती है, दूसरा अभिलेखों से मिलती है, और तीसरी सिक्कों से मिलती है। तो ये हमारे साक्ष्य हुए कि इनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और जो नेक्स्ट देखते हैं कि इस काल के जो सिक्के थे वो अब तक के सबसे अच्छे सिक्के थे।
चंद्रगुप्त, जिसमें जो राजा दिखाया गया है, और उससे ज्यादा अच्छे सिक्के थे समुद्रगुप्त के थे, क्योंकि जिसमें सिक्कों में समुद्रगुप्त बंसी बजाते हुए भी दिखाया जाएगा। और इस काल में एक समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख मिला है इस काल का, जो हरिशंकर द्वारा, जो इसका राजकवि था हरिशंकर, उसने लिखा था। ये इलाहाबाद में स्थित है, और इसमें समुद्रगुप्त की तुलना 4 देवताओं से की है। यह संस्कृत भाषा में है, और ये इस काल का सबसे बड़ा हमें प्रूफ मिला है कि उस समय के राजा कितने प्रभावशाली थे और अपने राजकवियों को कितना महत्व देते थे। और इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बदलता हुआ देहात। तो बदलता हुआ देहात, किस तरह से देहात बदला, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि सबसे पहले जो राजा की छवि थी जनता की निगाह में, वो किस तरह की। इसको जानने के लिए जो जातक कथाएं हैं, और जातक कथाएं क्या हैं, इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी, इन कहानियों में उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो स्थिति है उस पर प्रकाश पड़ता है। और ये पहले कहानियां मौखिक थी, बाद में ये पाली भाषा में लिखी गई। अब एक इसकी जो प्रसिद्ध कहानी है उस समय की है, वो है गंधतुंत की कहानी। ये कहानी क्या है, इसके बारे में बताता हूं कि उस समय एक राजा वेश बदल कर जनता में पहुंचा कि हमारे राज्य में राजा की क्या स्थिति है। तो एक गांव में जब पहुंचा तो गांव वालों से पूछा कि भाई आप कैसे रहते हैं, क्या है। तो सारी जनता ने राजा की बुराई की कि दिन में हमें राजा के जो अधिकारी हैं राजस्व लेने के लिए आते हैं वो लूटते हैं, और रात में हमें डकैत लूटते हैं, तो इसलिए हम गांव छोड़कर जंगल में आ गए हैं। तो ये कहानी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और अपने आप चिंतन करने का उसे मौका मिला। तो इस प्रकार की कहानियां जातक कथाओं में मिलती हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भारतीय इतिहास का गुप्त साम्राज्य स्वर्ण युग क्यों कहलाता है। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि साहित्य का विकास था, सिक्कों का एक जो अब तक के जो प्राचीन काल में जितने सिक्के मिले हैं सबसे अच्छे इसी काल के, और इसके अलावा जितने भी अभिलेख हैं वो संस्कृत में हैं। इसमें जो धर्म की स्थिति है वो क्लियर है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म, अर्थात जो वैदिक में भी जो मूर्ति पूजा हुई सनातन की, वो इसी काल में शुरुआत हुई। तो ये वैदिक धर्म का जो रूप था सनातन काल, वो इसी काल में शुरू हुआ। तो इस बारे में आप ये लिख सकते हैं। अब आता है कि जनता के में राजा की जो छवि थी उसके बारे में भी जातक कथाओं का क्वेश्चन बताइए, जातक कथाएं क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानियां इनमें कथाओं में हैं। और ये जो गंधतुंत की कहानी है, ये राजा की छवि जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत मिलता है कि उस समय राजा की क्या स्थिति थी। तो प्रजा दुखी थी, तो उन्होंने ये बात बताई। तो इस प्रकार हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उपज बढ़ाने के तरीके। उपज बढ़ाने के तरीके कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो नगर बसे थे उनके जीवन यापन के लिए जो कृषि की व्यवस्था हुई उसमें एक लोहे का प्रयोग और लोहे के द्वारा हल का प्रयोग, तो ये एक महत्वपूर्ण कृषि के लिए कदम था। और उसमें भी हल में लोहे की फाल, ये फाल गंगा और कावेरी नदी घाटियों में सबसे पहले, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में हल का प्रयोग नहीं हुआ। जहां कामयाब नहीं थी, यहां क्या थी, कुदाल जो लोहे की थी, वो कुदाल से खुदाई होती थी और फिर कृषि होती थी। और इसमें जो सिंचाई के साधन थे तो नहरें, तालाब और कुएं। और इस जो 1000 वर्ष का इतिहास है इसमें एक महत्वपूर्ण झील आती है, वो कृत्रिम झील थी सुदर्शन झील। इसका प्रयोग भी कृषि की उपज बढ़ाने के लिए होता था। तो इस प्रकार जो हमारी उपज बढ़ाने के तरीके थे वो ये थे। अब इसमें आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि ग्रामीण समाज की भिन्नता है, कि ग्रामीण समाज में क्या क्या भिन्नताएं थी। तो
एक तो ये थी कि जो कृषि की उपज बढ़ी उसका लाभ सभी को नहीं था, क्योंकि कुछ किसान भूमिहीन भी थे, उनके पास भूमि नहीं थी तो उन्हें क्या फायदा हुआ। और इसके साथ ही कुछ किसान जो जमींदार थे, जो ज्यादा जमीनें थी, उनको लाभ हुआ था और उनका ही गांव में दबदबा रहता था, वही शक्तिशाली थे, वही तरक्की कर रहे थे। और इसके साथ ही जो छोटे किसान थे वो निर्बल होते थे, क्योंकि उनका गुजारा मुश्किल से चलता था, क्योंकि वो भी कृषि पर और पशुपालन पर डिपेंड होते होंगे। तो इस प्रकार जो गांव में प्रधान का पद था वो वंशानुगत था, वो जिम्मेदार का बेटा ही होता था या कोई शक्तिशाली पैसे वाला। इसका उल्लेख, जो वंशानुगत पद का उल्लेख है, वो संगम साहित्य में हमें देखने को मिलता है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उपज बढ़ाने के क्या क्या तरीके थे, तो आप हल का प्रयोग लिख सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में कुदाल का प्रयोग लिख सकते हैं। और जो सिंचाई के साधन थे, कुएं, तालाब, नहरें, इनका भी आप जिक्र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ग्रामीण समाज की क्या भिन्नता थी। तो ग्रामीण समाज में दो तरह का समाज रहता था, एक जमींदार थे और एक छोटे किसान थे। जमींदार ताकतवर थे, छोटे किसान कमजोर थे। जो गांव का प्रधान था वो जिम्मेदारी होता था या शक्तिशाली कोई व्यक्ति होता था। तो इस प्रकार का उल्लेख हमें संगम साहित्य में मिलता है। ये आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भूमि दान और ग्रामीण संभ्रांत। भूमि दान और नए संभ्रांत ग्रामीण। भूमि दान की जो प्रथा थी वैसे तो प्राचीन काल से थी, लेकिन हमें इसकी जो साक्ष्य हैं वो प्रथम शताब्दी ईसा से ही मिलते हैं। जैसे कि अभिलेखों से, पत्थरों के अभिलेखों से हमें मिलता है कि भूमि दान यहाँ पर पहले से होता आया है। लेकिन भूमि दान एक उपहार के रूप में होता आया है, अर्थात पुरोहितों को अनुष्ठान कराने की एवज में जो धन दिया जाता था वो भूमि दान के रूप में दिया जाता था। और आश्रम और मंदिरों के लिए भी जो उपहार दिए जाते थे वो भी भूमि दान के रूप में दिए जाते थे। अब आता है कि प्रभावती गुप्त जो थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की लड़की थी। और एक जो दंगुन गांव की कहानी है, ये एक अभिलेख से मिली है, वो बड़ी फेमस है। उसमें वैसे ये लिखा गया है, इस अभिलेख जो संस्कृत में प्राप्त है, और इस प्रभावती की जो शादी थी वो दक्षिण के राजा थे बाकाटक, उनसे हुई थी। बड़े प्रभावशाली राजा थे दक्षिण के। तो इसके शादी के होने पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री को भूमि दी थी। इसकी जो हमें जो अभिलेख मिला है, इन साक्ष्यों से ये पता लगता है कि राजा अपनी पुत्री को दान दे सकता था भूमि के रूप में, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में ये संपत्ति का अधिकार स्त्री को नहीं था। तो इस तरह से ये हमारा इसमें क्वेश्चन बनता है कि भूमि दान की प्रथा कब से शुरू हुई। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि भूमि दान की प्रथा प्रथम शताब्दी काल से शुरू हुई, लेकिन वैसे भी प्राचीन काल से थी, लेकिन जो इसके साक्ष्य मिले हैं वो प्रथम शताब्दी से मिले हैं। और दंगोल गांव की जो कहानी है, जो अभिलेख है, जो संस्कृत में मिला है, ये प्रभावती गुप्त का है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो भूमि दान में दी थी। लेकिन ऐसा जो प्रमाण है कहीं भी हमें ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं देखने को मिलता कि स्त्री को दान संपत्ति रखने का स्वतंत्र अधिकार था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।